हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया टेस्ट पेपर। आपकी क्लास में हम सभी ये सब्जेक्ट्स के लिए और सभी चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब आप क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये टेस्ट पेपर ही नहीं, आपके किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको 100% हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपसे कभी भी कुछ पेमेंट नहीं लिया जाता। ये नहीं कि हम आपको 2 वीडियोस फ्री में दे रहे हैं और फिर आपसे कहें कि नहीं आपको इसके आगे देखने के लिए वीडियो को जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर हम आपके लिए लाए हैं, इसके पीडीएफ आपके लिए पहले ही अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं कि आप इनको सॉल्व करके रखिए। तो आज हम इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतराल भाग 2, पाठ है 3 विस्कोहर की माटी को। तो किस तरीके से इस पाठ में लेखक ने अपने गांव, वहाँ की मिट्टी, फूल, पौधे, जानवर, पतंगे सभी कुछ के बारे में हमें बहुत बताया। इवन उस लड़की के बारे में भी बताया जिनसे वो पहली बार मिले थे, अपनी माँ के बारे में भी बताया। सभी कुछ इस पाठ के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो 1 से लेकर 15 तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 5 हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस पार्ट से हमारे अगर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो हमारी बुक रहती है अंतराल, और साथ ही जो इसके सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ज़्यादा मार्क्स के 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो बड़े होते हैं। तो जैसे निबंधात्मक प्रश्न हम लोग लिखते हैं ना, निबंध जैसे होता है, बहुत बड़े बड़े निबंध लिखे जाते हैं, उसी तरीके के इसके प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी वर्ड लिमिट आपकी 50 to 60 वर्ड्स की होती है। तो आप उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि अगर 3 से 4 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चंस आते हैं, इतने नंबर के ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हमेशा इनकी जब भी लिखेंगे याद रखिए वर्ड लिमिट ज़्यादा रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो भी ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं इन्हीं, मतलब मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो जितने चैप्टर आपके दिए हैं उसमें से पूछ लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इनको करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, अपने बच्चे के प्रति माँ के ममतत्व को लेखक कब समझ पाया? कब वो समझ पाए कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके प्यार को कब समझ पाया? अपने छोटे भाई के जन्म के बाद बत्तखों को अपने अंडे सेते हुए देखकर, पिता द्वारा समझाए जाने पर, माँ से दूर जाने पर। तो ये कब समझ पाए? जब उन्होंने एक बत्तख को तालाब किनारे अपने अंडों को सेते देखा, तब उन्होंने उस बत्तख से और अपने माँ को बहुत सिमिलर किया कि किस तरीके से मेरी माँ भी मुझे प्रोटेक्शन करती थी और यहाँ पे भी करती है। तब वो माँ के प्रेम को अच्छी तरीके से समझ पाए थे। प्रश्न संख्या 2 है, विस्कोहर में लेखक को खेतों, खलियानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन हो जाते थे? किसके दर्शन वो करते थे खेतों खलियानों में? प्राकृतिक दृश्यों के, छोटे बच्चों के, सांप के, वहां काम करते लोगों के। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा गया, खेतों, खलियानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन होते थे? तो पाठ के हिसाब से जो है सांप, बारिश के समय जो सांप निकलते थे, आप जाइए खेतों पे निकलिए, खलियानों में, और अगर आप तालाब किनारे पे जाएंगे तो वहां पे बहुत तरीके के सांपों के दर्शन उनको हो जाया करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, विस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं? क्या बताते हैं? फूलों, अगर फूल की गंध है तो क्या चीजें होंगी, इसका संबंध किन सब चीजों से? सांप से, महामारी से, देवी से, या ये सभी से? तो उन्होंने क्या बताया है कि अगर सांप काट ले तो एक फूल बताया, उससे वो सांप का जहर जो है झड़ जाता है। महामारी हो तो भी ये फूल कहीं ना कहीं उपचार रूप में काम आते हैं। देवी माँ को भी ये फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो फूल है इसकी गंध जो है तरीके से काम में लाई जाती है।
प्रश्न संख्या 4 है, लेखक की माँ लू से उसे बचाने के लिए क्या करती थी। तो लेखक की जो माँ थी वो क्या करती थी कि मेरे बच्चे को लू ना लगे। तो जाहिर आप भी देखते होंगे गर्मी में कभी अगर आपको किसी काम वश दोपहर में बाहर जाना हो तो माँ कहती नहीं लू लग जाएगी, गर्म हवा चल रही है, उसके लिए भी तरह तरह की मम्मी उपचार बताती है। तो लेखक की माँ भी उपचार बताया करती थी। तो वो उपचार क्या होते थे, घर में बंद कर देती थी कि तुम्हें बाहर जाना ही नहीं है। दूसरा, पानी साथ में लेकर जाने को कहती थी, उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब उनके कपड़ों में प्याज दे दिया करती थी कि ये तुम रख लो और तुम्हें जो है नहीं लगेगा। तो ये सभी या ऊपर में से कोई भी नहीं करती थी। तो सही ऑप्शन क्या था कि जब वो लेखक बाहर जाते थे लू में तो उनके कपड़ों में प्याज बांध देती थी कि प्याज लेकर जाओ तो लू नहीं लगेगी। प्रश्न संख्या 5 है, वर्षा ऋतु में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब वर्षा ऋतु में आंधी आती है, पानी आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते हैं, शौच जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता है, या उपरोक्त सभी होगा। तो यहां पर उपरोक्त सभी, जब आंधी आती है, वर्षा होती है और बाढ़ बढ़ जाती है तो जब आंधी आने में छप्पर और दीवार सारे उड़ जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं। अब चारों तरफ पानी भर गया है तो शौच कहां जाया जाए। फिर उसके बाद भीगी, अब चारों तरफ लकड़ियां भीग चुकी होती है इतनी बारिश में, तो अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी कैसे इस्तेमाल करी जाए, आग नहीं जलती गीली लकड़ी से। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न संख्या 6 है, धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती है। यानी कि कौन सी ऋतु में धान जो है वो उगकर खड़ा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में। तो वो ऋतु होती है शरद ऋतु, जिसमें धान से सारे खेत पट जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विस्कोहर की माठी पाठ के आधार पर कोइया के फूल की क्या विशेषता बताई गई है। जो कोइया का फूल है पाठ में उसकी क्या विशेषताएं बताई गई हैं, आपको वो बताना है। कोइया का फूल उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है, यानी कि पूरे उत्तर भारत में पाया जाता है। इसे उगने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती, कोई कहीं पे भी हो वो अपने आप से उग जाता है। ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी जगह पे उगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शरद ऋतु में यह स्वतः ही उग जाते हैं, यानी कि शरद ऋतु आते ही अपने आप ही उगते हैं। उपरोक्त सभी, तो पाठ के अनुसार कोइया फूल की ये सभी जो हैं विशेषताएं बताई गई हैं। कहने का मतलब कोइया फूल उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इसे उगने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी पानी इकट्ठा होगा ये अपने आप उगकर चले आते हैं, और शरद ऋतु में भी अपने आप ही उगते हैं। तो ये सभी विशेषताएं कोइया फूल की हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विश्वनाथ को अपनी मां का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा। विश्वनाथ यानी कि हमारे लेखक, इनको अपनी मां का दूध क्यों छोड़ना पड़ा। मां के बीमार होने के कारण, छोटे भाई के जन्म होने के कारण, पिता द्वारा डांटने के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण। तो पाठ के अनुसार विश्वनाथ जब छोटे थे तभी उनका छोटा भाई आ गया, उसका जन्म हो गया। इस कारण से अब मां के दूध पर उस छोटे भाई का अधिकार हो गया और इनका दूध छोड़ा दिया गया था और इन्हें गाय का दूध पीना पड़ता था। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने अपनी मां की तुलना किससे करी है। पाठ में लेखक ने मां की तुलना किससे करी है, चांदनी से, नदी से, पर्वत से या बत्तख से। तो उन्होंने किससे करी थी, बत्तख से करी थी। जब तालाब में बत्तख को देखी थी तो उससे उन्होंने अपनी मां की तुलना करी थी कि कैसे एक बत्तख मां भी अपने अंडों को बचाने के लिए प्रयासरत रहती है और मेरी मां भी मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए प्रयासरत रहती थी। प्रश्न संख्या 10 है, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। क्या दिया है, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। आज प्रेजेंट समय में पर्यावरण को संरक्षित करना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना या उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण परिवेश की सभी बातें, ये सभी जितनी दी हैं, ये जो है हमें प्रेरक और शिक्षाप्रद, हमें ये सभी प्रेरणा देती हैं और शिक्षा भी देती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्या क्या, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना चाहिए। आप देखते हैं बहुत से लोग, बहुत माताएं जो हैं वो दूध नहीं पिलाती, तो यहाँ पर उनको बताया कि उनको दूध पिलाना चाहिए। तो ये सभी बातें प्रेरक और शिक्षाप्रद हैं। प्रश्न संख्या 11 है, वर्षा होने के बाद वातावरण में
वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो चारों तरफ का वातावरण है वो कैसा हो जाता है। पशु पक्षी झूमने लगते हैं, दूब और अन्य वनस्पतियों को नव जीवन मिल जाता है। दूब जो होती है ना, उससे उन सभी वनस्पतियों को नया जीवन मिलता है। पेड़ पौधों की सुंदरता देखते ही बनती है। या उपरोक्त सभी, तो पाठ के अनुसार जैसे वर्षा ऋतु होती है तो ये सभी परिवर्तन आते हैं, यानी कि पशु पक्षी भी झूमने लगते हैं क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो फिर सभी को बहुत अच्छा फील होता है। दूब और अन्य वनस्पतियां फिर से उग जाती हैं। पेड़ पौधों की सुंदरता, हरियाली आ जाती है, बहुत सभी सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है। अपने आत्मा के सुख की प्राप्ति उन्हें कब होती थी। तालाब के जल में स्नान करके, अपने से बड़े उम्र की स्त्री को देखकर, सांप को देखकर, गांव से बाहर जाकर। तो उन्हें आत्मिक सुख की तृप्ति कब होती थी, जब वो तालाब के जल में स्नान करके आते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। प्रश्न संख्या 13 है, विस्कोहर की माटी लेखक के मन में क्यों बस गई थी। क्या कारण था कि वो जो विस्कोहर, उस पे उन्होंने पूरा पाठ भी लिख दिया, तो वहां की मिट्टी इनके मन में बसने का कारण क्या था। भाई उनका गांव था, वो वहां जन्मे थे, पले थे, तो इसलिए ऐसा कारण होगा। तो क्या है, क्योंकि उनके बचपन की सारी मधुर स्मृतियां यहीं से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शैशव काल में मां के साथ सुखद स्मृतियां यहीं से जुड़ी हैं, क्योंकि अपने से 10 वर्षीय औरत के प्रेम में खो जाने की स्मृति यहीं से जुड़ी है। उपरोक्त सभी, तो ये सभी उनके साथ हुआ था। अपने से 10 वर्ष की उम्र की औरत के साथ वो प्रेम में यहीं पर जुड़े थे। अपने माँ के साथ भी वो यहीं पर सबसे ज्यादा समय बिताया और उनके बचपन की जितनी मधुर स्मृतियां थी वो भी सब यहीं पर थी। इसलिए उस सारे विस्कोहर की माटी जो है उनके दिल में अभी भी बसी है, उनकी मधुर स्मृतियों के रूप में। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया। वो अपने से 10 वर्ष की उम्र की जो स्त्री थी उसके आकर्षण में फंस गए थे। अब उस स्त्री की सुंदरता की तुलना उन्होंने किससे करी, किस चीज से करी है। कुमुदनी और कोय्या का, जूही और चांदनी का, देवी और देवता का, चांद और कमल का। तो उन्होंने जो तुलना के लिए चीजें ली हैं उसमें वो ली है जूही का फूल और चांदनी की रात, इससे उन्होंने तुलना करी है। प्रश्न संख्या 15 है, गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते थे। मतलब गांव वाले लू से बचने के, जैसे अभी यहाँ पे हमने इससे पहले कभी क्वेश्चन देखा था कि लेखक की माँ उन्हें लू से बचाने के लिए क्या क्या करती थी। अब पूरे गांव वाले लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। कपड़ों में प्याज की गांठ का बांधना, कच्चे आम को पकाकर आम रस बनाकर पीना, पहला और दूसरा दोनों सही है। अपने साथ हमेशा ठंडा पानी रखना। तो सही ऑप्शन क्या है, पहले वाले दो, यानी कि कपड़ों में प्याज की गांठ बांधने, प्याज को बांध लेते थे, वो करते थे, और साथ ही दूसरा एक और उपचार करते थे, कच्चे आम को पकाकर आम का रस पीना, यानी कि आम खूब पीते थे, पन्ना वगैरह, जिससे उनको लू ना लगे। तो अब यहाँ पर हमारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सभी खत्म हो गए। अब हमारे सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुपरक प्रश्न शुरू होते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बच्चे द्वारा मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। निहित जीवन मूल्यों की दृष्टि से प्रस्तुत कथन की समीक्षा कीजिए। तो क्या होता है, बच्चा सिर्फ मां का दूध नहीं पीता कि मतलब पेट भरने के लिए बस मां का दूध पी लिया, ऐसा नहीं। मां के दूध के साथ ही उसका मां से एक जुड़ाव होता है, वो बहुत सारी चीजें ग्रहण करता है, संस्कार, अपनापन, प्यार। मतलब बच्चा इतना नोचता है, घसोटता है जब माँ का दूध पीता है, तो उसे काटता भी है, लेकिन माँ कभी उसे डांटती नहीं, पीटती नहीं, कुछ ऐसा कभी नहीं करती, और बल्कि वो माँ बच्चे को और चिपका के पिलाती है। बच्चा भी कब जो इतना करता है, कभी अगर डांट भी खा जाए तो माँ से कभी भी वो दूर नहीं जाता। तो मतलब ये जो दूध पीने वाली जो श्रृंखला होती है ना, इसमें सिर्फ दूध नहीं पीना, सारे संस्कारों को ग्रहण करना, अच्छी बातों को ग्रहण करना, भावनाओं को समझना, सभी कुछ होता है उसमें। तो ये सारी चीजें आपको इस आंसर में लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बच्चे से माँ के जीवन के सारे संबंधों की व्याख्या है। माँ बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, बच्चा सिसकता है, रोता है, माँ को मारता है, दूध पीने के दौरान माँ को टीसता भी है।
माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ के पेट से चिपका रहता है और माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श और गंध भोगता है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, तब वह दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा होता है। मतलब उस चांदनी रात के मधुर एहसास को भी अपने अंदर उतार रहा होता है। यह चांदनी भी माँ की तरह अपनी ममता विकीर्णती है। मतलब चांदनी भी क्या है, एक माँ की तरह है, और जैसे माँ अपने बच्चे पर प्यार लुटाती है, उसी तरह चांद अपनी चांदनी लुटाता है और एक मधुर एहसास बच्चे को देता है। इस प्रकार माँ का बच्चे द्वारा काटे जाने पर भी उसे पुनः उसी ममतत्व के भाव के साथ दूध पिलाना, उसका बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसके आत्मीयता के भाव को उजागर करना है। तो सिर्फ वो दूध नहीं पिला रही, बच्चा काट भी रहा है, तो वो अपना अपनत्व, अपने प्यार को का एहसास भी उस बच्चे में डाल रही होती है। तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है। वहीं बच्चे की पिटाई खाने के उपरांत अब क्या होता है, उसी के आगे देखिए हमने और लिखा है, बच्चे को जब माँ जब मारती है, भाई सभी को पड़ती है, हमें भी पड़ी है, माँ से तो पिटाई पड़ती है, तो क्या उपरांत माँ से चिपटना उसकी माँ के प्रति अगाध आस्था एवं विश्वास को प्रकट करता है। तो यहाँ माँ की तो हमने बता दिया, अब बच्चा क्या होता है, अब बच्चे से मार खा लेगा, बच्चा क्या है, मार खा लेता है, सब कुछ होता है, लेकिन लौट के फिर अपनी माँ से ही चिपटता है। और ऐसा नहीं कि मम्मा ने एक बार मार दिया है तो हम माँ से बात नहीं करेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। माँ मार भी देगी लेकिन बच्चा वापस लौट के माँ के लिए आएगा। तो देखिए, अब माँ का प्यार भी है तो बच्चे का भी प्यार होता है कि कहीं उसी की संरक्षण में उसका जीवन सुरक्षित है, क्योंकि वही है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। इस प्रकार माँ की गोदी में लिपटे बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होने अर्थात मानव जीवन की सार्थकता को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा ये जानता है कि मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है वो अपने माँ के पास ही मिलेगी, और एक माँ ही है जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें प्यार देगी। तो ये बच्चे को पता होता है, इसलिए वो माँ के पास रहता है, और माँ भी अपने बच्चे को हर हाल में अपने पास रखती है, चाहे बच्चा उन्हें जितना काटे न चोटे कुछ भी, बच्चे को हमेशा अपने पास में रखती है। तो ये यहाँ पर सिर्फ दूध पिलाने की प्रक्रिया नहीं होती, ये एक दूसरे के भावों, उनको फीलिंग, उनके प्यार को जताने का तरीका भी होता है। प्रश्न संख्या 17 है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। अब हमारे जो लेखक है विश्वनाथ, उन पे अत्याचार क्या हुआ था। भाई वो छोटे ही थे तभी जो है उनके दूसरा भाई जन्म ले लिया। अब वो अपनी माँ का दूध ही पीते थे, छोटे भाई के जन्म लेने के कारण उनका दूध छूट जाता है, उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिलाती। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, गाय का बेस्वादा दूध पीना पड़ता है, और अब उनको पालने का काम, मतलब उनको संभालने, उनकी देखभाल करने का काम जो है वो पड़ोस की कसेरिन दाई पर आ जाता है, वो उनको संभालती रखती हैं। तो आपको उसको ऐसे लिखना है। विश्वनाथ छोटा था और माता का दूध पीता था। उन्हीं दिनों विश्वनाथ के छोटे भाई का जन्म हुआ, जिससे विश्वनाथ का दूध छूट गया और माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया, तथा विश्वनाथ के लिए गाय का बेस्वाद दूध रह गया। यही विश्वनाथ पर होने वाला अत्याचार था। तब पड़ोस में रहने वाली कसेरिन दाई, जिसने उसे पाला था, उसे अपने साथ लिटाए रहती थी और चांद को देख देख कर दूध पीता था। मतलब लिटाए थे और चांद को देख देख कर वो दूध पिया करता था। तो ये अत्याचार जो उनके ऊपर हुआ था वो ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है। लगभग 100 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको बताया था ना, इसकी वर्ड लिमिट ज्यादा होती है। अब ये निबंधात्मक प्रश्न है तो ये 6 से 7 में, 100 का मतलब है कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक रूप में आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 100 वर्ड्स दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आप जब लेखक ने बत्तख और अपने माँ की जो तुलना करी है वो आपको यहाँ विस्तार पूर्वक बतानी है। तो कैसे इसको आप करेंगे ये देखिए। विश्वनाथ ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में डियर पार्क में एक बत्तख को अपने अंडे सेते हुए देखा। मतलब तालाब था, वहां पे बत्तख जो है अंडे को से रही थी। उस बत्तख ने अपने सभी अंडों को अपने पंखों को फैलाकर उसके नीचे छिपा रखा था, ताकि कौवे, चील, बाज आदि से उसकी रक्षा की जा सके।
अंडों के इधर उधर छिटक जाने पर बत्तख अपनी चोंच से बड़ी सावधानी पूर्वक उन्हें फिर से पंखों से अंदर कर ले आती थी। जो सारी प्रक्रिया है वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर पास में बैठे कौवे की ताक से बचाकर कभी कभी वह पूरी सावधानी से उन्हें उलट पलट भी देती थी। भाई सेना होता है ना, बच्चा जब हम वो सेंगी तब बत्तख सेगी तभी बच्चे अच्छे से निकलेंगे, तो आपके उनको पलटना भी पड़ता है। तो जब बत्तख जैसे ही उन अंडों से हटेगी तो कौवा ताक में रहता है, कौवा जो है वो ताक में रहता है कि अंडों को खा ले, तो वो उनसे बचा के बार बार अंडों को पलटती भी रहती है। अंडों को सेते समय वह कौवे पे दृष्टि जमाए रखती थी। बालक विश्वनाथ को भी अपनी माँ अपने आंचल में छिपाए रखती थी। उसके सुबकने, रोने, मारने, टीसने के बावजूद उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी, उसे अपने पेट से चिपकाए रखती। इस प्रकार बत्तख और लेखक की माँ में बच्चों के प्रति एक ही ममता है, चाहे बत्तख अपने अंडों को लेकर हो गए या विश्वनाथ जी की माँ अपने बच्चे को लेकर। दोनों ही माताएं सभी प्रकार के कष्टों से बच्चों की रक्षा करती थी। लेखक ने महसूस किया कि मां में बच्चों के प्रति ममता प्राकृतिक जन्य होती है, जिसके सहारे वह जड़ को चेतन रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसी आधारों पर विश्वनाथ ने अपनी मां की तुलना बत्तख पे की है। तो मतलब मां के अंदर जो कोई भी मां हो, चाहे कहते हैं मनुष्य हो चाहे जानवर हो, माँ के अंदर जो अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन, जो प्यार होता है वो प्रकृति जन्य है। तो ये चीज उन्होंने बत्तख और अपनी माँ को देखकर बताया, और यही वो प्यार होता है जो एक जड़ यानी कि एक निर्जीव को भी जो है सजीव करती है, सार्थकता प्रदान करती है। मतलब वो पेट में निर्जीव ही होता है, अंडे भी हैं, अंडे भी तो निर्जीव ही निकले हैं, अब उनको मेहनत करके वो से रही और तभी तो उसके अंदर से जान निकलेगी। उसी तरीके से मनुष्य की माँ 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखती है, वो निर्जीव ही, वो निर्जीव से ही धीरे धीरे सजीव होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जड़ से चेतन करने की जो काबिलियत है, जो एहसास है, वो माँ है, और वही इस सार्थकता को पूरा भी करती है। प्रश्न संख्या 19 है, विस्कोहर की माठी में उकेरे गए ग्रामीण जीवन की उन बातों की चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद है। मतलब क्या, जो चीजें हमें प्रेरणा देती हैं और शिक्षा प्रदान करती हैं। अब इसमें क्या था, जैसे कि अभी हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने शॉर्ट में दिया था, हमको यहाँ पर डिटेलिंग में देना है। जैसे एक बच्चे को स्तनपान कराने का कार्य हो गया, प्राकृतिक संपदा को संभालने की बात हो गई, ये सभी जो हैं हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रदान करती हैं और शिक्षा देने का कार्य भी करती हैं। अब इसको पूरा डिटेलिंग में आपको कैसे लिखना है, देखिए वो अब हम बताते हैं। तो क्या है, देखिए इसे पॉइंट वाइज में हम देंगे। विस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है। इन बातों का वर्णन नीचे किया गया। अब ये कौन सी बातें हैं जो हमें प्रेरक यानी कि प्रेरणा देती हैं और शिक्षाप्रद यानी कि शिक्षा भी प्रदान करती हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण। प्रस्तुत पाठ में गांवों के खेत खलियानों, तालाबों, पशु पक्षियों, फूल फल फसलों आदि को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। गांव में खेतों में गेहूं, धान, जौ, दलहन, तिलहन आदि की खेती करने की बात कही गई है। गांव का पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषण रहित है, अतः पाठ के द्वारा वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई है। तो पर्यावरण संरक्षण हमें कैसे करना है, ये चीजें हमें प्रेरणा मिलती है कि ये प्राकृतिक संपदा हमें हमेशा बचाकर रखनी है। दूसरा पॉइंट है बुजुर्गों की देखभाल करना एवं उन्हें सम्मान देना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मां द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का वर्णन करके यह बताना चाहा है कि मां अपने बच्चे को बहुत प्यार, दुलार और परिश्रम के साथ पालती है, बड़ा करती है। ऐसे में बच्चों का भी कर्तव्य हो जाता है कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सम्मान करें। हमारे माता पिता, आपके भी मम्मी पापा हैं, हम मेरे भी हैं, तो हमने क्या देखा है कि बचपन से ही मम्मी पापा हमको बहुत केयर में रखते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं। हम जो मांगते हैं वो मिलती है, हमारी सारी ज़रूरतें, अच्छा खाना हो, पहनना हो, कहीं घूमने जाना हो या कुछ टॉयज़ हो, हमें सभी चीज़ें मिलती हैं। हमें प्यार भी बहुत देते हैं, सब कुछ। मगर
हमसे बदले में कभी कुछ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ निस्वार्थ ही हमें कर रहे हैं। आप सोचोगे हमसे बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई भी हमारे ही लिए बोलते हैं कि भाई आगे चल के हमको अपना भविष्य बनाना है ताकि इस संसार में हम सरवाइव कर सकें। तो इसीलिए वो भी हमारे के लिए होता है, डांटना मारना सभी हमारी भलाई के लिए होता है। मतलब उसमें उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो जब वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि जब हम बड़े हों तो हम उनकी देखभाल करें, उनका सम्मान करें, आदर करें, उनकी बातों को समझें, उन्हें समय दें। ये सभी क्या हो जाता है? हमारा कर्तव्य होता है। तीसरा पॉइंट है माताओं द्वारा बच्चों को दूध पिलाना। आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर फैशन की दुनिया में खोई महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, जबकि पाठ में मां के दूध की महत्ता को उजागर किया गया है और बतलाया गया है कि मां द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने से मां बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बनता है। माताओं द्वारा दूध पिलाना, आजकल की आधुनिक जगह जो परंपरा चल रही है, फिगर नहीं बिगड़ जाए इस कारण से माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। बहुत ही ज्यादा अब कॉन्शियस हो गई। अब क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है उसके लिए माँ का दूध अमृत होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है जो एक बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि आप देखिए 6 महीने तक बच्चे को कुछ खिलाया नहीं जाता, इवन पानी तक नहीं पिलाया जाता, वो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड रहता है। तो अगर माँ का दूध भी उसे प्राप्त नहीं होगा, बाहर का दूध उसे मिलेगा, तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए बच्चे को माँ का दूध जरूर। लेकिन आज के आधुनिक समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं। तो ये भी हमको बताया गया है कि ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे का हक है माँ के दूध पर, वो पिलाना चाहिए। सिर्फ दूध से उसकी सेहत ही नहीं, माँ और बच्चे के बीच एक आत्मीय संबंध भी बनता है। अब है प्रश्न संख्या 20। विस्कोहर की माटी में लेखक को अपने गांव और गांव की नारियों के बारे में क्या मान्यता है और क्यों, समझाइए। वो गांव के बारे में क्या सोच रखते हैं और वहां की नारियों के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये 2 पॉइंट हमसे पूछे हैं, तो इनको हम इन्हीं 2 पॉइंट के हिसाब से यहां पर समझाएंगे। तो कैसे, देखिए, विश्वनाथ अर्थात लेखक को अपना गांव विस्कोहर सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि उसके बचपन की सारी मधुर स्मृतियां विस्कोहर की माटी से ही जुड़ी हुई हैं। यूं तो विस्कोहर की माटी के लेखक के मन में बस जाने के कई कारण हैं, किंतु यहां उनमें से 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं, जो हमसे पूछे गए 2 क्यों उनके इतना बसी हैं। पहला है शैशव में मां के साथ गुजारे हुए सुखद क्षणों की स्मृति। मतलब क्या है, जो गांव की नारियों के बारे में उन्होंने बताया। बालक विश्वनाथ मां के पेट से चिपटकर दूध पीने के दौरान सुबकता था, रोता था, मां को टीसता था, मारता था, कभी कभी तंग आकर मां उसे मार बैठती थी। बावजूद इसके वह उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी। खटिया पर लेटी लेटी मां जब उसे दूध पिलाती थी तब वह दूध के साथ साथ चांदनी भी पीता रहता था। छोटे भाई के जन्म के बाद मां के दूध पर उसका कब्जा हो जाता है और तब विश्वनाथ के हिस्से में गाय का बेस्वाद दूध आता है। विस्कोहर की मिट्टी में बिताए गए इन सुखद क्षणों की स्मृतियां लेखक के मस्तिष्क में आज भी विद्यमान हैं। इस कारण विस्कोहर की माटी लेखक के मन में बसी हुई है। नेक्स्ट है अपने से 10 वर्षीय औरत के प्रेम में खो जाना। अब क्या था, 10 वर्षीय जो औरत थी उनके प्रेम में वो खो गए थे, इसीलिए वो विस्कोहर जो है उनके मन में अभी भी बसा था। क्या है, बालक विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खुद से 10 वर्ष बड़ी युवती को पहली बार देखने पर ही उसके सौंदर्य पे मोहित हो जाता। उनसे 10 साल बड़ी थी वो। तब उसे देखकर विश्वनाथ को ऐसा आभास हुआ जैसे वह औरत ना होकर जूही की लता बनी चांदनी हो जो अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर रही है। संयोगवश जब युवती विस्कोहर में ब्याह कर लाई जाती है तब विश्वनाथ कई बार उससे मिलता है और अंततः हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात उससे कह भी देता है। जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। मतलब वो मन की बात क्या बोलते हैं, जो तुम्हें पाएगा वो पागल हो जाएगा। प्रेम और भावुक संवेदना से परिपूर्ण बचपन की इन मधुर यादों को लेखक बड़े होने पर भी नहीं भूल पाता है, क्योंकि उन सुखद क्षणों की स्मृतियां उसके मन में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। तो वो जो एक होता है ना फर्स्ट लव जिसे बोलते हैं, वो फर्स्ट लव उस स्त्री के साथ हुआ था, वो भी विस्कोहर में, इसलिए उसे वो नहीं भुला पाए थे।
तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पत्र खत्म हुआ। आई होप आपको सबको सभी आंसर जो हैं वो बहुत अच्छे से मैच किए होंगे। हमारे चैनल यानी कि magnetsbrain.com पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनसीईआरटी, एनटीएससी और इसके सभी जितने भी स्टडी मटेरियल है टोटली आपको अरेंज्ड मिलेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी होना पड़ेगा कि एक वीडियो यहाँ देखें वहाँ देखें, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए। और जितना स्टडी मटेरियल मिलता है आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हमारे चैनल पे आइए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से सरलता से पूर्ण कीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह की बाधा महसूस नहीं होगी। ओके, बाय बाय।